तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड्स के ऊपर और पूरा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि म्यूचुअल फ़ंड्स होते क्या हैं, म्यूचुअल फ़ंड किन टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, म्यूचुअल फ़ंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और म्यूचुअल फ़ंड्स पे टैक्स के रूल्स क्या हैं और टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। और एंड में थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि म्यूचुअल फ़ंड्स में आप नॉर्मली इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं स्टॉक्स वाले। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल के एक बैंक को या एक ब्रोकर को या जो भी फर्म है जो म्यूचुअल फ़ंड जिन्होंने निकाला है उनको पैसे देते हैं और उनके पास एक टीम होती है जो कि उन इन्वेस्टमेंट्स पे डिसाइड करती है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना है। नॉर्मली ये होता है कि हर म्यूचुअल फ़ंड का एक फ़ंड मैनेजर होता है जिसके अंडर सारे सब उसकी टीम काम करती है और वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब जहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात आती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो इसमें आपके पास बहुत सारी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड, जिसको मैं अभी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। पहले साइकिल समझ लें। तो साइकिल यही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल के एक पूल में पैसा दे देते हैं, जो पूल जो है फ़ंड मैनेजर के पास होता है। फ़ंड मैनेजर अपनी टीम के साथ अपनी प्रोफेशनल टीम के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किधर करना है। वहाँ से आपको उनको रिटर्न्स मिलते हैं, वो रिटर्न्स वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अपनी मैनेजमेंट फ़ी रख के। तो ये तो बेसिक था आपका कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते किन टाइप्स के हैं। म्यूचुअल फ़ंड जो हैं वो काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। आपकी कमोडिटीज़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपकी डेट मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसी तरीके से फ़ंड्स भी जो हैं वो हर तरीके के होते हैं। इक्विटी फ़ंड्स कहलाते हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से मनी मार्केट के फ़ंड्स होते हैं जो कि बैंक्स वगैरह को लोन्स देते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आपके एसेट एलोकेशन फ़ंड्स होते हैं जो कि फ़िक्स नहीं होते, वो फ़ंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितने % फ़ंड का मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कितना मैंने मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इसी तरीके से आपके फ़ंड्स ऑफ फंड्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के फ़ंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं सबकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा इक्विटी फ़ंड्स की, जिनको हम स्टॉक फंड्स भी कहते हैं। वो उसमें किस तरीके की टाइप होती हैं, उसके आगे क्या बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आगे मैं थोड़ी सी रिस्क की बात करूंगा जिसमें मैं बाकी स्टॉक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा। तो जहां हम बात करते हैं इक्विटी फ़ंड्स की, अब इक्विटी फ़ंड्स में भी दो तरीके के फ़ंड्स आ जाते हैं। एक आपके होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स, दूसरे आपके होते हैं पैसिवली मैनेज फंड्स। एक्टिवली मैनेज फंड्स वो हैं जो कि आपका जो फंड मैनेजर है और उसकी टीम है वो एक्टिवली मैनेज कर रही होती है फ़ंड को, रिसर्च करते रहते हैं, हर वक्त डिसाइड करते रहते हैं कि कब कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, कब किसको सेल करना है और कितने % जो है वो हर कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसमें उनकी काफ़ी रिसोर्सेज लगती हैं। इसी वजह से नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं वो उनकी मैनेजमेंट फ़ी भी ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट फ़ी ये होती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, फ़ंड चला रहे हैं, तो उसकी फ़ीस तो लेंगे वो। तो मैनेजमेंट फ़ी नॉर्मली आपके, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की देखें तो 2 to 3% होती है। 2 to 3% से ऊपर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसमें लेना बनता नहीं है, अनलेस कि जी स्टॉक म्यूचुअल फंड कोई बहुत ही अच्छा है और हर साल जो है पिछले 10 सालों से बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो ये होता है आपके एक्टिवली मैनेज फंड। दूसरा आपके होते हैं पैसिवली मैनेज फंड जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब अगर किसी को नहीं पता कि इंडेक्स क्या होता है तो इस पर मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई हुई है 3 मिनट की, उसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडेक्स क्या होता है। तो पैसिव जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसिव इसलिए हैं क्योंकि वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इंडेक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है। जो फंड मैनेजर है उसकी टीम ने कोई रिसर्च नहीं करनी बैठ के कि हमने किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। उन्होंने सिर्फ क्या करना है, उन्होंने इंडेक्स को ट्रैक करना है कि जो इंडेक्स कहता है कि भाई इंडेक्स कहता है इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट करना है, वो उन्होंने इतना करना है। इंडेक्स कहता है इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट करना है, उन्होंने उतना इन्वेस्ट करना है और रीबैलेंसिंग करनी है।
क्योंकि इस फ़ंड में काम कम होता है इसीलिए इसकी मैनेजमेंट फ़ी भी कम होती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड नहीं है, लेकिन एक AKD का इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड है जो कि उनकी फ़ीस है 0.75%। तो आप देखें कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स नॉर्मली हैं 2 to 3% ले रहे हैं, उससे आधी से भी कम उसकी फ़ीस है, क्योंकि उसकी उस पर मैनेजमेंट कम होती है। इसी तरीके से मीज़ान वालों का जो है, जो शरिया कंप्लाइंट है, KMI 30, वो उस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, वो उनका म्यूचुअल फ़ंड है। तो वो भी आप कह लें कि जो है वो पैसिवली मैनेज फ़ंड है, उस पर वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जो भी इंडेक्स है। तो दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर इस पे मैनेजमेंट फ़ी कम है तो ये इंडेक्स बुरे होते हैं। मेरे ख़्याल से तो इंडेक्स फ़ंड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें उसकी इंडेक्स की आपको परफॉर्मेंस पता है। म्यूचुअल फ़ंड का तो हो सकता है म्यूचुअल फ़ंड 5 साल पहले आया है, 3 साल पहले आया है, आपको नहीं पता कि इसकी आगे 10 साल बाद परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। लेकिन अगर मैं KSE 100 की बात करूँ, KSE 100 तो 90s से चला आ रहा है, तो आपके पास पिछले 20 साल का, 30 साल का डेटा है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब जहाँ बात आई फ़ंड की, तो फ़ंड भी आप अब जब फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स बेस्ड फ़ंड में, तो आप देखते हैं कि ये फ़ंड जो है वो इंडेक्स को कितनी एक्यूरेसी से ट्रैक करता है। नॉर्मली होता है कि 80 to 90% में ट्रैकिंग एक्यूरेसी होती है, क्योंकि कुछ उनको कैश भी रखना होता है, क्योंकि लोग बाय सेल करते रहते हैं फ़ंड्स को भी। तो ये आपका जो है वो फ़ंड की टाइप। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फ़ंड का ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, क्योंकि अगर आप ख़ुद ट्रेडिंग करें तो आप जो हैं, आप लेट्स सपोज़ 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10,000 को मैं आपको बोलूँ कि आप इसको KSE 100 में इन्वेस्ट कर दें। KSE 100 में 100 कंपनीज़ हैं, मैं कहूँ कि आप इसको इस 10,000 को KSE 100 में इन्वेस्ट कर दें। तो आप उसको 10,000 को KSE 100 में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे? आप 10,000 रुपये के तो आप 100 कंपनियों के शेयर लेंगे, हो सकता है किसी का एक भी ना आए। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है पहले दिन से ही। ऑल्दो आप पे मैनेजमेंट फ़ी आती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी है। तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, आपके पैसे हर वक्त डाइवर्स रहते हैं। और फ़ंड उसको डाइवर्स किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि फ़ंड के पास तो 10,000 नहीं है ना, फ़ंड के तो और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके फ़ंड को पैसे दे रहे हैं, तो वो उन सब के पैसे मिला के उन सारी 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, और ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी, इसका मतलब है कि उन 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा फ़ंड का यही है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप ख़ुद पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं पता, अगर मैं एक्टिवली मैनेज फंड्स की भी बात करूं, आपको नहीं पता कि आपने कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं, कौन सी अंडर वैल्यूड हैं, कौन सी किसकी ग्रोथ अच्छी जानी है आगे फ्यूचर में, तो ये आपको नहीं पता। और आम बंदे को ये पता लगाना भी मुश्किल है। टेक्निकल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें आसान तो नहीं है, जिसका काम है वो ही कर सकता है। तो इसी तरीके से फ़ंड्स मैनेजर के पास जो है वो पूरी टीम होती है प्रोफेशनल्स की, जो कि सारे रिस्क असेसमेंट करती हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखती हैं कि किन कंपनीज़ में हमने इन्वेस्ट करना है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? टैक्स बेनिफिट्स ये हैं कि वैसे तो आपके जो कैपिटल गेंस होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स जिसको CGT भी कहते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स पे जो है वो 12.5% है। लेकिन अगर आप जो हैं वो उसको 1 साल से 2 साल के दरमियान अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखते हैं, तो वो 12.5% से आपके 10% हो जाते हैं वो टैक्स। और उसके बावजूद अगर आप 2 साल से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं सेव करके, तो आपका CGT कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये तो आपकी एक तरीके से टैक्स की सेविंग हो गई। कि अगर मैं तो नॉर्मली लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। हम बाकी चीज़ें भी तो लेके रखे रहते हैं ना, प्लॉट लेके रख के बैठे रहते हैं 5-5 साल 10-10 साल। तो इसी तरीके से ये भी एक एसेट है, इसको भी आप रख सकते हैं, जैसे गोल्ड लेके रखते हैं। तो इस पे फ़ायदा आप ये देखें कि आपने लेके रखा हुआ है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने कोई टैक्स उस पर कुछ भी नहीं देना। तो ये तो ये एक टैक्स बेनिफिट है कि आपके ऊपर कि आप लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो दूसरा बड़ा टैक्स बेनिफिट आपके पास अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 62
वो ये कहता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड में, तो जो आप टैक्स दे रहे हैं उस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब कि अगर कोई बंदा उसकी सैलरी लाख के अराउंड है, तो मेरे ख़्याल से अपनी टैक्स में जो है वो 6-7 हज़ार रुपये पर ईयर बचा सकता है। तो 6-7 हज़ार अगर आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो कोई बुरे थोड़ी हैं। मैं कहता हूँ आपके नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई वगैरह की फ़ीस निकल सकती है उससे। तो ये तो अगर किसी की ज़्यादा सैलरी है तो उसकी ज़्यादा इस पे बचत है। तो इसको ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है। मतलब आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट में इसको भी ऐड करें कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये अच्छा रिटर्न है मेरे ख़्याल से। सब जगह नहीं है, मतलब मैं यूरोप में हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। मैं भी जो हूँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको ये बेनिफिट मिला हुआ है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। और ये बेनिफिट दोनों सैलरीड और बिजनेसमैन के ऊपर भी है। तो जो कंपनीज चला रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो जॉब कर रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका, अगर किसी ने इसके बारे में और पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फ़ंड के क्या हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल का कोई बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज एक ये है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, और जब हम एजुकेटेड नहीं होते तो लोग हमें मैनिपुलेट आराम से कर सकते हैं। और यही वहाँ पे पाकिस्तान में होता है। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं कि वहाँ पे लॉसेस होते हैं, इसी तरीके से लोग म्यूचुअल फंड से भी डरते हैं कि वहाँ पे भी लॉसेस होते हैं। उसकी भी वजह सेम है। स्टॉक मार्केट में भी लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं है स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की, और म्यूचुअल फंड में भी सेम रीज़न है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और हर स्टॉक अच्छा नहीं होता, हर कंपनी अच्छी नहीं होती। इसी तरीके से हर म्यूचुअल फंड भी अच्छा नहीं होता, उसमें भी अच्छे बुरे हैं, हर तरह के होते हैं। तो जब आपको डिफरेंस नहीं पता होगा, आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। बैंक कहता है ठीक है जी, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, ये बड़ा अच्छा है। ये बड़ा अच्छा उनके लिए होता है, बैंक के लिए, आपके लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पर जो है आप एक तो मैनेजमेंट फ़ी बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, 5% मैनेजमेंट फ़ी दे रहे होते हैं। तो अगर आपको रिटर्न बैंक दे रहा है या नहीं दे रहा, तो बैंक का तो उसमें कोई लॉस नहीं है ना। बैंक को हर हर साल 5% मैनेजमेंट फ़ी आपके पैसों में से काट लेगा। बेशक आपको फ़ंड ने लॉस दिया है, लेकिन इससे बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट फ़ी है, वो लेगा, वो बोलेगा हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपने सही फंड्स में करनी है। इसीलिए मैं जो हूँ स्टॉक फंड्स की वीडियो बनाऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा कि अच्छे फंड्स कौन से हैं स्टॉक्स वाले। तो ये एक नुकसान है कि हम लोग ख़ुद एजुकेटेड नहीं है, इसलिए लोग हमें मैनिपुलेट कर देते हैं। दूसरा एक नुकसान ये है कि जब आप एक्टिवली मैनेज फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ़ंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि फ़ंड में सबसे मेन बंदा फ़ंड मैनेजर होता है, जो डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ, कब और कैसे लगाने। तो जब आप एक्टिवली मैनेज फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर फ़ंड मैनेजर छोड़ के चला जाए या उसकी टीम छोड़ के चले जाए, मेनली फ़ंड मैनेजर पे होता है, वो छोड़ के चला जाए, तो इस म्यूचुअल फ़ंड की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाती है, और फिर सारे लोग बेच के उसको निकलने लग जाते हैं, जिससे म्यूचुअल फ़ंड की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, और उसको बेचना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसे तो बैंक के ऊपर ये होती है कि अगर कोई बेचना चाह रहा है तो वो फ़ौरन से उसको 2 to 3 वर्किंग डेज़ में उसको बेच सके अपने स्टॉक्स को। तो ये एक म्यूचुअल फ़ंड का नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि मेरे ख़्याल से यहाँ पे तो यही है यूरोप में कि जो म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर है वो ख़ुद भी उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फ़ंड में, क्योंकि वरना तो यही सोचेगा कि मेरा कौन सा पैसा लगा है, मैं जैसे भी करता रहूँ, मैं तो अपनी मैनेजमेंट फ़ी खाता रहूँगा। तो ये एक एक्टिवली मैनेज फंड में ये भी एक नुकसान होता है, डिसएडवांटेजेस आप उसको काउंट कर सकते हैं। और जबकि ये पैसिवली मैनेज फंड में नहीं होता, क्योंकि आप अगर देखें वो तो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, नया फंड मैनेजर आएगा उसने भी इंडेक्स को ही फॉलो करना है, तो फंड के रेपुटेशन पे या फंड की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंड मैनेजर चेंज होने से। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इंडेक्स ट्रैकर फंड्स का भी। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा आपने मैनेजमेंट फ़ी देनी है। तो मैं इसको एज सच डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो फ़ीस तो लेंगे। अगर आपको एक प्रोफेशनल टीम मिली हुई है जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रही है, तो उसकी कोई ना कोई फ़ी बनती है। तो
इसको डिसएडवांटेज उस सिनेरियो में कहूँगा कि जो फंड्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मली बैंक्स जो हैं, जो बैंक्स के अपने फंड्स होते हैं, उनमें कुछ फंड्स में ऐसे भी हैं जिसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मैं जो हूँ वो डिसएडवांटेज काउंट करूँगा। तो लास्ट टॉपिक इस वीडियो का कि इन्वेस्ट कैसे करना है म्यूचुअल फंड में। तो इस पे मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं इंडेक्स ट्रैकर के बारे में आपको बताऊँगा A to Z कि उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, बेसिक टर्म्स। और एक और दूसरी वीडियो जिसका मैंने बारे में बताया कि मैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड भी बताऊँगा। लेकिन बेसिकली सबका इन्वेस्ट करने का तरीका सेम ही है। आप बैंक के पास जाते हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, उन्होंने सारे फंड्स लिखे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया इक्विटी फ़ंड, तो आपने इक्विटी फ़ंड्स देखने हैं इन केस अगर आप स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो प्रोसीजर सिंपल होता है। आपका CNIC रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो आपके बिज़नेस का प्रूफ मांगते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपका अकाउंट ओपन होता है और आपसे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, बहुत सारे आप फंड्स देखेंगे, उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड ये है कि वो आपसे इनिशियली कुछ कंपनीज जो हैं 1%, कुछ कंपनीज 2% चार्ज करती हैं फ्रंट एंड लोड के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एज आ उसको अपनी मैनेजमेंट फ़ी काटती हैं। लेकिन फ्रंट एंड लोड मैं नहीं मानता कोई फ्रंट एंड लोड होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप मैनेजमेंट फ़ी के तौर पे अब ईयरली पे कर रहे होंगे म्यूचुअल फंड्स को। तो यहाँ पे तो यूरोप में या US में कोई फ्रंट एंड लोड होता नहीं है फंड्स पे। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन पे फ्रंट एंड लोड नहीं होता। और इवन के जो ऐसे फंड्स हैं जिन पे फ्रंट एंड लोड है, उन पे भी आप जाके बैंक से बार्गेन कर सकते हैं। आप कहें कि जी मैं इतने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि अगर आप 1 मिलियन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे जी मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई फ्रंट एंड लोड नहीं देता। आपने इन्वेस्ट करवाने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे बैंक के पास जाके उनका म्यूचुअल फ़ंड ले लूँगा। तो मैंने बहुत सारे सिनेरियोज़ देखे हैं और लोगों से पूछा है कि वो बैंक जो है वो म्यूचुअल उनका फ्रंट एंड लोड माफ़ कर देता है। और उसके साथ साथ आपका KYC फॉर्म होता है, जैसे जो बैंक में अकाउंट ओपनिंग की चीज़ें होती हैं वही नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं है। और बहुत सारे अब बैंक्स ने जो है वो अपनी मोबाइल ऐप्स निकाल दी हैं जिनके थ्रू आप ले सकते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ होती है ज़कात फॉर्म, क्योंकि नॉर्मली ये होता है पाकिस्तान में लोग अपनी ज़कात ख़ुद ही पे करते हैं, लेकिन जबकि आपने अगर कोई सेविंग अकाउंट खोला हो या आपने कहीं इन्वेस्टिंग की हो तो बैंक्स के ऊपर ये लॉ है, ये लाइबिलिटी है कि वो आपकी ज़कात डिटेक्ट करें। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर आप अपनी ज़कात ख़ुद पे करें, तो आप जो है वो ज़कात एफिडेविट उनको देते हैं। उसमें सिर्फ 50 रुपये का मेरे ख़्याल से कहीं से भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, जो ये बैठे हुए होते हैं बाहर ऑफिस के जो एफिडेविट बना के दे रहे हैं। 50 रुपये का एफिडेविट बनता है, उसमें आप बता देते हैं उनको कि मैं अपनी ज़कात जो हूँ वो ख़ुद दूंगा और आप मेरे अकाउंट से डिडक्ट ना करें। और वो एफिडेविट आप उसको बैंक को या म्यूचुअल फ़ंड को जिनके भी थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आप वो एफिडेविट दे दें, तो वो फिर आपकी ज़कात डिडक्ट नहीं करते। तो ये वीडियो थी पूरी म्यूचुअल फ़ंड पे, और होपफुली कि आप लोगों के काफ़ी सारे इस पे मैंने कंसर्न्स क्लियर कर दिए हैं म्यूचुअल फ़ंड पे। और एक ये बहुत अच्छी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए जो कि एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और न्यू एजुकेशनल कंटेंट के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में मैं जो हूँ नॉर्मली काफ़ी एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछें, ताकि और भी लोग उसको पढ़ के डिस्कशन से कुछ ना कुछ लर्न कर लें।